हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन का जो 31,000 वाला सॉल्व क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 31,000 क्वेश्चन है। उसमें हम लोगों ने दो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, एक भारत की राज्य व्यवस्था और दूसरा आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया है। और अभी तक दो टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, एक मुगलों का पतन, दूसरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हम लोगों ने देख लिया है। आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है इसका, वो क्या है? स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, हम लोग दो क्लास कर रहे हैं। एक राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक हमारा जो संविधान सभा था वहां तक की चीजों को कंप्लीट किया है। उसमें दो क्लासेस हुई हैं, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दूसरा संविधान सभा। ये दो चैप्टर जो है ना, इसका कंप्लीट हो चुका है एमसीक्यू का, जो पीवाईक्यू है। और इसमें भी जो आधुनिक इतिहास है, इसमें भी हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर कर लिया है। पहला टॉपिक जो था वो मुगलों का पतन, और दूसरा टॉपिक जो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरा हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होंगी। आप लोग, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस क्लास को इतना शेयर करिए कि सभी के पास पहुंचे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर को पेपर है पीसीएस का, उससे पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी मिला के पूरा लगभग लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 नहीं तो 40 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 20-20 अगर एवरेज रखें तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी से मिला के अगर देखें तो 35 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। 35 क्वेश्चन आपको दोनों टॉपिक से आ जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करेंगे। इसके एमसीक्यू को पूरा का पूरा हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी हम लोग स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर और पंजाब एवं बंगाल को देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? अवध से संबंधित चीजों को हम लोग देख रहे हैं। किससे? अवध से संबंधित चीजों को हम लोग देख रहे हैं। अगर हम बात करें अवध की, तो अवध आपको पता होगा, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसी के बाद से मुगलों का पतन जो है, पतन तो उसके रहते हुए प्रारंभ हो गया था, बट 1707 तक तब पे भी स्थिति उसकी अच्छी थी मुगलों की। बट 1707 के बाद स्थिति बहुत बेकार हो जाती है और मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है। और ये धीरे 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 कर 1764 बोल सकते हैं, जो बक्सर का युद्ध था, उसमें पूरी तरीके से नहीं तो फिर लास्ट में जाते जाते ये कम समाप्त हो गया था, बस नाम मात्र का रह गया था 1764 के बाद। फिर 1857 में ये समाप्त हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। उसी समय बहुत सारे जो राज्य थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बहुत सारे राज्य जो थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, उसमें अवध भी था। उसमें अवध भी था, इसने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। उन्हीं राज्यों को हम लोग देख रहे हैं। अब बात करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 41 नंबर का। सफदर जंग के पश्चात, सफदर जंग के पश्चात निम्न में से एक अवध के नवाब बने, यानी कि सफदर जंग के पश्चात अवध का नवाब कौन बना, इसके बाद कौन बना? अगर हम बात करें सफदर जंग की, तो जब 1754 में इसकी मृत्यु होती है, 1754 में इसकी मृत्यु के बाद 1754 में इसकी मृत्यु के बाद यहाँ का जो नवाब बनता है वो कौन बनता है? तो वो बनता है सुजाउद्दौला। कौन बनता है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला ये यहाँ का नवाब बनता है। और इसी के समय में, और इसी के समय में बक्सर का युद्ध होता है। कहां का? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है कब होता है? तो 1764 में। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 3 संयुक्त सेना उसमें थी। एक अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो थे, दूसरा जो मीर कासिम था बंगाल का नवाब, तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। इनके विरुद्ध कौन था? तो वो थे अंग्रेज। और अंग्रेजों ने इन तीनों लोगों को हरा दिया था और वहां पे दो संधि की थी, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि। जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। किसके बीच? अवध
कि नवाब प्लस अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी सफदरजंग की मृत्यु के बाद यहाँ का शासक कौन बनता है? तो शुजाउद्दौला बनता है, शुजाउद्दौला बनता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसका आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है इसका एक्सप्लेनेशन उसको यहाँ पे दिया गया है। एक चीज आप याद रखिएगा कि शुजाउद्दौला जो था ना, जो शुजाउद्दौला था, ये फैजाबाद नवाबी मिली थी, वह पीढ़ी का तीसरा नवाब था जो फैजाबाद रहा। इसके बाद के नवाबों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बना दिया था। इसके बाद के नवाबों ने अपनी राजधानी क्या बना लिया था? लखनऊ। लखनऊ राजधानी किसने बनाया था? तो आसफुद्दौला ने बनाया था। आसफुद्दौला आसफुद्दौला ने राजधानी लखनऊ स्थानांतरित मतलब बना दिया था। कब? 1775 में। 1775 में आसफुद्दौला ने राजधानी को लखनऊ बना दिया था, लखनऊ कर दिया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? देखिए प्रथम राजधानी पूछा है। क्या पूछा है? प्रथम राजधानी पूछा है। प्रथम राजधानी पूछा है। तो इसकी प्रथम राजधानी अभी मैंने आपको बता दिया। तो प्रथम राजधानी फैजाबाद है। प्रथम राजधानी फैजाबाद है। और इसके बाद 1775 में आसफुद्दौला ने राजधानी कहां का बना दिया? लखनऊ बना दिया था। लखनऊ इसने राजधानी को बना दिया था 1775 में। जबकि इसने पूछा है कि नवाबों की प्रथम राजधानी को पूछा है, तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो फैजाबाद इसकी प्रथम राजधानी थी। फैजाबाद इसकी प्रथम राजधानी थी अवध की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। फैजाबाद जो है कि अवध की पहली राजधानी थी। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खां, इसको याद रखिएगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क ने किया था। सादत खां बुरहान उल मुल्क ने किया था। ये ईरानी गुट का नेता था। कहां का? ईरानी गुट का नेता था। और ये जब मोहम्मद शाह मुगल बादशाह थे उसमें ये ईरानी गुट का नेता था। इसने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किया था। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने किया था? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क। किसने? सादत खां बुरहान उल मुल्क। ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। किसका? ईरानी गुट का नेता था। शहादत खां के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। शहादत खां के बाद जो सफदरजंग था वो अवध का नवाब बनता है। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। तब से अवध के शासक नवाब वजीर कहलाने लगे। तब से जो है अवध के जो नवाब थे, जो शासक थे, वो नवाब वजीर कहलाने लगे। 1775 में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1775 से 97 तक जिन्होंने शासन किया ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। लखनऊ स्थानांतरित किसने किया था? आसफुद्दौला ने किया था। किसने किया था? तो आसफुद्दौला ने राजधानी को फैजाबाद से परिवर्तित कर कहां पे कर दिया था? लखनऊ कर दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से उसका सही कालानुक्रम का पता करें। इसमें सही कालानुक्रम के पता करने की बात की गई है। क्या? सही कालानुक्रम पता करने की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू 3 अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर्स 1849-50, आउटरम रिपोर्ट। अब इसमें बताना है कि इसके सीरियल वाइज लगाना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। अगर हम बात करें, जो पहला हमारा है पादरी बिशप हेवर। पादरी कौन? पादरी बिशप हेवर। पादरी बिशप हेवर ने 1748 में इसको लिखा था। किसको? नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। बाकी 1748 और जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर्स 1849-50, ये दूसरा तो दिया है। अब बात करते हैं आउटरम रिपोर्ट की। आउटरम रिपोर्ट कब आया था? तो 1848 है, 1848 और ये 1856।
ये 1856 की बात करता है। 1856 आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ही, आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ही अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया था, अंग्रेजी साम्राज्य में उसका विलय कर लिया गया था आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। 1856। तो इसका सीरियल क्या हो जाएगा, तो नंबर 1 पे 1 हो जाएगा, नंबर 2 पे 2 हो जाएगा, नंबर 3 पे 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, या इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर एक बार देख लें, तो ऑप्शन ए नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान नामक रपट जो है ना, पादरी बिशप हेवर ने, पादरी बिशप हेवर ने 1848 में लिखा था, जबकि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर्स 1848-50 में कर्नल स्लीमैन ने लिखा था। किसने लिखा था, कर्नल स्लीमैन, इसको भी याद रखिएगा, कर्नल स्लीमैन को याद कर रखिएगा, पादरी बिशप हेवर को याद रखिएगा, और जो हमारा तीसरा था जेम्स आउटरम की रिपोर्ट 1856, इसको भी याद रखिएगा। इसी के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, इसी के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तो ये रहा हमारा इसका आंसर ऑप्शन ए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, दुधारू गाय की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा अवध। क्या हो जाएगा, अवध इसका आंसर हो जाएगा, अवध इसका आंसर हो जाएगा। जब 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद अवध और अंग्रेजों की एक अच्छी दोस्ती हो जाती है एक तरह से, उसके बाद अवध जो था वो हमेशा अंग्रेजों का साथ ही दिया था, और इसको बार बार क्या नाम है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी, इसको बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी, कौन, अवध। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। व्याख्या अगर देखें तो भारतीय राज्य अवध जो है ये अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, ये अंग्रेजों का बफर स्टेट था, बफर स्टेट था, जिसका अंग्रेजों ने जैसे चाहा वैसा दोहन किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में 1719 से 48 इसका शासन काल था, शहादत का बुरहान उल मुल्क ने अवध राज्य की, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था, शहादत खा बुरहान उल मुल्क, शहादत खा बुरहान उल मुल्क ने इसके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और आसफुद्दौला जो था, आसफुद्दौला जो था उसने राजधानी को फैजाबाद से कहां पे स्थानांतरित किया था, वो स्थानांतरित किया था लखनऊ, स्थानांतरित किया था, कब किया था, तो 1775 में, 1775 में इसने स्थानांतरित किया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया, सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया, यह पूछा है किसने, मोहम्मद शाह ने, किसने, मोहम्मद शाह का पूछा है। तो बात करें तो इसने साम्राज्य का वजीर, वजीर के पद पे इसने नियुक्त किया था, सफदरजंग को अवध के वजीर के नाम, वजीर के पद पर नियुक्त किया था, किसने, अहमद शाह ने किया था, अहमद शाह ने 1748 में, 1748 में इसने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याख्या अगर बात करें तो 1748 में सफदरजंग को मुगल का वजीर नियुक्त किया गया, इसी कारण उसके उत्तराधिकारी अब जो है ना नवाब वजीर कहलाने लगे, इसी के बाद उसके जो उत्तराधिकारी यानी कि आगे जो आए जैसे कि सुजाउद्दौला, फिर उसके बाद आसफुद्दौला, ये सब क्या कहलाने लगे, नवाब वजीर कहलाने लगे, नवाब वजीर कहलाने लगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए, अब यहां से हम लोग मैसूर के बारे में देखेंगे, मैसूर के बारे में हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1755 में, 1755 में डिंडगुल, 1755 में डिंडगुल में, 1755 में डिंडगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था, आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था, तो किसने किया था, तो हैदर अली ने किया था, किसने किया था, हैदर अली ने किया था। ये डिंडगुल कहां पे है, डिंडगुल कहां पे है, तो डिंडगुल की बात करें तो ये है तमिलनाडु में, कहां पे है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये डिंडगुल है। अगर इसकी हम बात करें तो जो तमिलनाडु है इसकी सहायता से किया गया था, तो फ्रांस के सहायता से, फ्रांस के सहायता से यहां पे डिंडगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना की गई थी, किसने किया था, तो हैदर अली ने किया था, किसने किया था, तो हैदर अली ने स्थापना किया था 1755 में, 1755 में इसने हैदर अली ने यहाँ पे स्थापना किया था।
अगर हम बात करें, अगर हम यहीं पे अगर बात कर लें, एक पॉइंट और आप लोगों को बता दें, तो देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। चार चार आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। अगर हम बात करें प्रथम की, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, तो जो होता है 1767 से लेकर 1769, 1767 से लेकर 1769, 1767 से लेकर 1769, इस समय जो गवर्नर जनरल था वो वेरलेस्ट थे, वेरलेस्ट। ये कहां का गवर्नर था? तो ये गवर्नर था बंगाल का, उस समय ये गवर्नर था। और प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1767 से 69 में होता है। और यहाँ पे किसकी संधि होती है? तो मद्रास की संधि होती है। कहां की? मद्रास, मद्रास की संधि होती है। कहां की संधि होती है? तो मद्रास की संधि होती है। और एक द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये कब होता है? तो 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है। 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है। और यहां पे एक संधि होती है मंगलौर की, मंगलौर की संधि होती है, मंगलौर की संधि होती है इस समय। और यहां उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो 1780 से 84 की बात कर रहा है, तो कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद एक तीसरा होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1790 में होता है, 90 से 1792 के बीच में होता है। और उस समय कौन गवर्नर था? तो कार्नवालिस थे। कौन? कार्नवालिस, कार्नवालिस होते हैं उस समय गवर्नर। और यहाँ पे कौन सी संधि होती है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। फिर अगर हम बात करें चतुर्थ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये 1799 होता है। और इसमें क्या है ना, टीपू सुल्तान मारा जाता है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान मारा जाता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। और यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है एक तरह से। तो ये थे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। इन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को याद रखिएगा और संधियों को याद रखिएगा। और इसके जो 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 उस समय क्या नाम है कि वहां के गवर्नर जनरल थे उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो चतुर्थ था इसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था। अगर हम बात करें तो प्रथम जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें क्या है कि अंग्रेजों को मजबूरन मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। क्योंकि यहाँ पे जो हैदर अली थे वो एक तरह से मजबूत स्थिति में थे। और यहाँ पे मजबूरन मद्रास की संधि करनी पड़ी, किसके साथ? हैदर अली के साथ, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 में वारेन हेस्टिंग उस समय कहा यहाँ का गवर्नर जनरल था। और उस समय 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और ये जो युद्ध है ये हार जाते हैं और इनको मंगलौर की संधि करनी पड़ती है। कहां की संधि? मंगलौर की संधि करनी पड़ती है, मंगलौर की संधि। उसके बाद आता है तृतीय जो था, तृतीय की बात करें तो 1790 से लेकर 92 था। उस समय यहाँ का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, वो कार्नवालिस था। इनको श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। इसमें 3 लोग जुड़े थे। एक जो था हैदराबाद का जो निजाम था वो मराठा, हैदराबाद के निजाम, मराठा, अंग्रेज, ये 3 संयुक्त सेना थी। और किसके विरुद्ध लड़ी थी? वो लड़ी थी किसके विरुद्ध? टीपू सुल्तान के विरुद्ध, टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ी थी। और इसमें टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है, उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। इसमें टीपू सुल्तान जो है कि हार जाता है और वहीं पे मारा जाता है। और इसके बाद यहाँ का संधि कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो मर जाता है। देखिए जो हमारा ये तीसरा था, जो हमारा तीसरा था जिसमें निजाम, जिसमें हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और ये जो अंग्रेज थे, तीनों की संयुक्त सेना थी। सोचिए एक युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, वहां पे 20 वर्ष का उसने अंतराल लिया था कि अब 20 वर्षों तक वहां पे क्या है कि मराठों के साथ युद्ध नहीं किया जाएगा। वो किस लिए नहीं किया गया था? ताकि अब उनको सिर्फ ना भारत में एक शक्ति के रूप में उभरने के लिए सिर्फ एक लोगों के साथ लड़ाई करनी होती थी। वो साथ में अगर लड़ाई करते मराठों के साथ, अवध के साथ, हैदराबाद के साथ, तो क्या सॉरी, इसमें जो मैंने अवध बोल दिया वो अवध नहीं है, वो मराठे थे। मराठा, हैदराबाद का निजाम और कौन? अंग्रेज, ये 3 संयुक्त सेना थी।
तो इसमें क्या था कि ये साथ में युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर साथ में युद्ध लड़ते तो इनका जो सैनिक था वो अलग अलग जगहों पे रहता और ये अपनी पूरी ताकत से नहीं लगा सकते थे। तो इस वजह से इन्होंने मराठों के साथ संधि कर लिया था 20 वर्ष का, और हैदराबाद तो ऐसे ही उसके साथ था। साथ में एक जो ताकत थी जिसके विरुद्ध लड़ना था वो मैसूर था। अब इन तीनों का संयुक्त सेना मैसूर को हरा दिया, टीपू सुल्तान हार जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। 1764 में जब यहाँ पे ये बक्सर का युद्ध जीतते हैं तो उससे पहले वो पहले बंगाल पे तो कब्जा पहले ही कर चुके थे, मुगल बादशाह के साथ संधि हो ही चुकी थी, अवध भी वहां पे आ गया था। तो ये तीन तो पहले से थे। अब बात थी दक्षिण भारत की, अब दक्षिण भारत में भी ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पे ये दिमाग के द्वारा और अपनी सैनिक शक्ति के द्वारा इन्होंने भारत पे एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पे कब्जा जमाया, सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पे कब्जा जमाया। और जब 1799 में मैसूर, मतलब अब मैसूर उसके रास्ते का कांटा जो था वो हट जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे युद्ध हो जाता है, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध हो जाता है क्योंकि अब कोई सैनिक बची ही नहीं थी, बचे थे तो मराठा, तो मराठों के साथ इन्होंने क्या है कि फिर युद्ध हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1755। मैंने आपको पहले ही बता दिया था डिंडगुल में, तो हैदर अली इसका आंसर हो जाएगा। डिंडगुल कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की किसकी सहायता से ये स्थापना किया गया था, तो फ्रांसीसियों की सहायता से स्थापित किया गया था, फ्रांसीसियों की सहायता से स्थापित किया गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, बाकी ये सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजों को मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो क्या था, श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। व्याख्या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। उसके बाद इनको उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान, वो क्या है कि शासक बनता है, वो यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ता है, और इसके साथ क्या नाम है कि टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है, और इसने अपनी राजधानी जो है ना वो श्रीरंगपट्टनम में किया था। और इसी के समय 1784 में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि भी होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसके तहत जो आंग्ल मैसूर दूसरा युद्ध था वो समाप्त होता है। अब बात करें हम टिपू सुल्तान की, तो टिपू सुल्तान ये एक कुशल प्रशासक एवं सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया, उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीकी अपनाई तथा नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते समय श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वार पर उसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है आंग्ल मैसूर के चौथे युद्ध में। उस समय यहाँ का जो गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेजली था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तीसरा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था, तो 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। और यहाँ पे टीपू सुल्तान जो हैदर अली थे उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी, मजबूरन अंग्रेजों को मद्रास की संधि करनी पड़ी। कहा कि मद्रास की संधि करनी पड़ी थी मजबूरन, यानी कि यह युद्ध हैदर अली हारा नहीं था, यानी कि यह युद्ध हैदर अली हारा नहीं था। और यहाँ पे दिया है कि हैदर अली पराजित हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। देखिए ये युद्ध स्टार्ट होता है 1780 से 1784 के बीच में होता है, और 1782 में हैदर अली मारा जाता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और फिर यहाँ का शासक कौन बनता है, टीपू सुल्तान बनता है। और यहाँ पे 1784 में क्या होता है, संधि होती है श्रीरंगपट्टनम
श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और यह युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था। यह युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था और इसमें लिखा है हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। यहाँ पे जो ये तीसरा जो था, तीसरा कब था तो 1790 से 92 के बीच में होता है, 1790 से 92 के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज विजयी होते हैं, अंग्रेज विजयी होते हैं और इसको अपने भूभाग का आधा भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ता है और युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ रुपए भी देने पड़ते हैं, युद्ध क्षति के रूप में 3 करोड़ रुपए भी देने पड़ते हैं। यानी कि इसमें दिखा है कि टीपू सुल्तान जीतता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध। ये ऑप्शन जो है ये सही है, ये ऑप्शन जो है ये सही है, ये ऑप्शन सही है। इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है और ये वहीं पे मर जाता है, मतलब उसी समय मर जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए आप एक बार इसको देख लीजिए, मैंने यही सारी चीजों को वहां पे बताया है। निम्नलिखित कथनों में से, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, ओके, याद रखिएगा, सत्य नहीं है के बारे में पूछा है, सत्य नहीं है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए आप लोग, सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्वेश्चन, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि नहीं हाँ में, अगर यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज होते ना, एग्जाम हॉल में यही होता है कि हम नहीं देखते ही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य है, नहीं गायब हो जाता है दिमाग से, नहीं पढ़ते ही नहीं है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, गलत, यहाँ पे पूछा है सत्य नहीं है। उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे, ऑप्शन ए ये सही है। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए, ये ऑप्शन भी सही है। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, ये भी सही है। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, ये गलत है। उसने सामुद्रिक सेना बनाई थी, उसने सामुद्रिक सेना बनाई थी, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के विषय में सत्य नहीं है, इसने सामुद्रिक सेना भी बनाई थी, सामुद्रिक सेना भी बनाई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैं इसका अगर व्याख्या देख लूं तो अंग्रेजी शक्ति को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जल सेना का गठन किया था, जल सेना का गठन किया था। वर्ष 1796 में उसने नौसेना बोर्ड का गठन किया, नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलौर, वाजिदाबाद तथा मोलिदाबाद में पोत बनाने के लिए घाट बनाए। मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना के लिए के एक लेफ्टिनेंट रीपो को अपनी नौकरी में नियुक्त किया। अतः विकल्प जो है डी गलत है, विकल्प डी जो है वो गलत है। इसके पास नौसेना थी, इसके पास नौसेना थी, जल सेना का गठन किसने किया था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, अंग्रेजों को नहीं दिया गया था पूछा है, यानी कौन सा पुत्र था उसे अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। इसके 3 पुत्र थे, कौन 3 पुत्र थे, जिसमें से अब्दुल खालिक, मुइजुद्दीन, फतेह हैदर, ये 3 लोग थे। जिसमें से जो हमारा आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध होता है कब होता है, 1790 से लेकर 1792, 1790 से लेकर 1792 में होता है। और इसी समय श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। क्या, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। उस समय यहाँ का शासक कौन था, यानी गवर्नर जनरल कौन था, तो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस कौन था, तो गवर्नर जनरल था। और ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें कौन कौन था, तो एक तरफ अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये 3 संयुक्त सेना थी। वर्सेस कौन था, मैसूर था, वैसे वर्सेस कौन था, मैसूर था। कौन, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ये यहाँ पे था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं और टीपू सुल्तान हार जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। इनको अपने राज्य का आधा हिस्सा देना पड़ता है, साथ में युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में ये 3 करोड़ रुपए देते हैं। साथ में जब तक ये जो
क्षतिपूर्ति वो नहीं दे देते हैं, तब तक इनका एक पुत्र जो है, सॉरी, जो दो पुत्र है वो उनके कब्जे में रहेगा। वो कौन था? तो अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन, ये दोनों उसके कब्जे में थे। तीसरा पुत्र जो था फतेह हैदर, फतेह हैदर ये उनके कब्जे में नहीं था। इसमें समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। मुइजुद्दीन और अब्दुल खालिक ये दोनों लोग उसके कब्जे में थे जब तक ये क्षतिपूर्ति नहीं दे लेते हैं। यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें। बाकी तो हमने बता दिया है। 5 फरवरी 1792 में श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया किसने? कॉर्नवालिस ने। और जो ये युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर का तीसरा, विवश होकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है 1792 में कॉर्नवालिस। और इसके अनुसार उसे अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को, उसके साथियों को देना पड़ा। फिर इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 डिंडगुल तथा मालाबार मिला, तथा मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला, और निजाम को पिन्नौर और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। ये तीनों लोग जो थे, जो मराठा और निजाम थे, जो हैदराबाद के निजाम और मराठा थे, ये लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे और उन्हें भी कुछ इनाम स्वरूप कुछ जगहों पे का अधिकार बढ़ गया था। देखिए क्या होता है ना कि युद्ध, अगर उस समय ये लोग टीपू सुल्तान का साथ दिए होते तो शायद यहाँ पे अंग्रेजों का शासन ना होता, शायद उसी समय अंग्रेज यहाँ से हार जाते। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और यहाँ पे टीपू सुल्तान हार जाते हैं। उसके बाद बारी बारी सबका नंबर आता है, फिर मराठा गायब होते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके वो भारत पे पूर्ण रूप से कब्जा जमा लेते हैं। फिर उसके बाद टीपू को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ता है। और जब तक टीपू का पैसा जो क्षति है वो अदा नहीं करेगा, उसके दो पुत्रों अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन के अंग्रेजों के कैद में रहना था। तब तक इनको अंग्रेजों के कैद में रहना था। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है: हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। देखिए इसने क्या बोला था? हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। जो साथी यानी कि मराठा प्लस निजाम की बात कर रहा है। ये मराठा प्लस निजाम की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि हमने जो हमारा शत्रु था मैसूर, उसको तो मैंने विकलांग यानी कि पंगु बना दिया है, अब वो किसी काम का नहीं रह गया है। और जो हमारे साथी थे वो भी शक्तिशाली नहीं हुए हैं, वो भी अभी उतने शक्तिशाली नहीं है, उनको शक्तिशाली बनने नहीं दिया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी था, मैंने पहले ही बताया था। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। पूरब का साम्राज्य जो है हमारे कहां पे है? पैरों पर है। ये कथन किससे है, कब किया गया था? तो कब कहा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था ये 1799 में। 1799 में होता है। और इस समय टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू सुल्तान जो है वो मारा जाता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। इसी ने सहायक संधि प्रथा स्टार्ट किया था। सहायक संधि जो प्रथा थी इसी ने स्टार्ट किया था। 1799 की बात है, ये कहा गया था। बढ़ते हैं आगे हम लोग। उपयुक्त कथन भारत के गवर्नर लॉर्ड वेलेजली, जाहिर सी बात है जब वही थे तो वही कहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान की पराजय के पश्चात ये सारी चीजें उसने कही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाता है पंजाब। हमने किसको देख लिया? अवध को देखा, फिर मैसूर को देख लिया। अवध को कंप्लीट किया, फिर मैसूर को कंप्लीट किया। अब हम देख रहे हैं किसको? पंजाब को। पंजाब में अगर हम बात करें, गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार क्या था? सबसे तीक्ष्ण प्रहार की बात करता है, क्या था? तो सबसे पहला क्या था कि इन्होंने विरोध तो सब चीज का किया था इन्होंने, बट इसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया था? तो जाति व्यवस्था पे दिया था। इन्होंने सबसे अधिक बल जो था वो जाति व्यवस्था पे दिया था। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार जाति व्यवस्था पर था। नानक को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बोले कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यही शब्द गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। यही सब जो है कि गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर इसकी राजधानी थी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सिख के शुक्र शुक्र चकिया मिसल के, कौन सा मिसल? शुक्र चकिया मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। याद रखिए, राजनीतिक राजधानी पूछे तो लाहौर और धार्मिक राजधानी पूछे तो अमृतसर। कौन? धार्मिक राजधानी अमृतसर, राजनीतिक राजधानी लाहौर। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1845-46 में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सन 1848-49 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए, जिसने मुस्लिम तोपची जो है वो नौकरी पर रखे गए थे। ये था रणजीत सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बाकी हम लोग जब सिखों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजों को देखेंगे। सिख की स्थापना, सिख के जो 10 गुरु थे उन सभी को देखेंगे। बाकी सारी चीजों को हम लोग वहां पे कवर करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का आरंभ जो हुआ था वो कहां हुआ था? प्रथम सिंह सभा का जो आरंभ हुआ था वो कहां पे हुआ था? ये आप लोगों को बताना है। पटियाला, अमृतसर, फगवाड़ा, जालंधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, धार्मिक राजधानी, इसकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। धार्मिक राजधानी अमृतसर। तो यहाँ कहां पे हुआ था? तो कहां पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये धार्मिक राजधानी थी, धार्मिक राजधानी थी, ये धार्मिक राजधानी थी। राजनीतिक राजधानी, राजनीतिक राजधानी, जो राजनीतिक राजधानी थी ये कहां पे थी? तो ये लाहौर थी। लाहौर, जिसको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार, तो इसको याद रखिएगा। तो यह कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में, अमृतसर में हुआ था। सिख सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ठाकर सिंह, क्या? ठाकर सिंह संधवालिया, ठाकर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह, ठाकर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में अक्टूबर 1873 को अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। अमृतसर में 1873 में सिंह सभा की स्थापना हुई। ठाकर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन के अंतर्गत सिख धर्म का प्रचार करना तथा उसके प्राचीन गौरव को बहाल करना, इसके साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों को लिखना और वितरित करना इनका क्या था? कार्य था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। कब स्थापना किया गया था? 1873 में। कहां पे? अमृतसर में। कहां पे? अमृतसर में। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया? बताइए, कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया पूछा है। हस्ताक्षर कब किया कागजातों पर, यह पूछा है। ऑप्शन दिया है 19 मार्च 1849, 27 मार्च 1849, फिर 29 मार्च 1849, फिर 30 मार्च 1849। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 मार्च 1849। 29 मार्च 1849 के दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश राज में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिया। जब 1839 में जो रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु के बाद ये अंग्रेज राज जो है, सॉरी, सिख राज जो है वो कमजोर पड़ने लगा। आपस में ही इनका विद्रोह शुरू हो गया, जिसके कारण ये काफी कमजोर हो गया और उसी का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने इस पे क्या है कि इनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। कब किया? 29 मार्च 1849 में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसको आप लोग देख लीजिए एक बार कि दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के संबंधित कागजातों पर 29 मार्च 1849 में सिग्नेचर किया। रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह पेंशन देकर उनकी माता रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख सेना भंग कर दी गई। शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार डलहौजी ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही कर
सिखों के शक्ति को सदा के लिए कुचल दिया। देखिए ये मतलब तह बाई तह, तह बाई तह भारत में कैसे कब्जा कर रहे हैं। पहले ये 1757 का युद्ध होता है। 1757 का युद्ध प्लासी का होता है। ये प्लासी के युद्ध में क्या करते हैं कि बंगाल को एक बार विजित करते हैं, यानी कि फिर उसके बाद सिराजुद्दौला वहां पे हारता है और मीर जाफर उसको शासक अपना कठपुतली बना के वो बनाते हैं। फिर 1764 का युद्ध होता है। 1764 का युद्ध में ये बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कौन कौन सी सेना बची है, और 1761 में क्या था कि मराठे अब कमजोर हो चुके थे, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध में वो हार गए थे अहमद शाह अब्दाली के हाथों। तो अब मराठे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। तो मतलब दक्षिण भारत में मराठे भी अपनी शक्ति में कमजोर थे। इधर इन्होंने बंगाल पे अधिकार कर ही लिया था, और बंगाल में जब ये बक्सर का युद्ध 1764 होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह जो हमारे क्या नाम है कि शाह आलम द्वितीय थे, उनको ये और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हरा देते हैं। यानी नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में अब इनका पूरी तरीके से अधिकार एक तरह से हो जाता है, क्योंकि इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि उस समय हो जाती है। उसके बाद ये जब ध्यान लगाते हैं तो पहला युद्ध जब आंग्ल मैसूर में होता है 1767 से 69 के बीच में, तो ये हार जाते हैं, इनको मजबूरन मद्रास की संधि करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद इनके साथ एक युद्ध हो जाता है मराठा का। तो मराठों के युद्ध में इन्होंने एक गेम खेलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये मराठों के साथ 20 वर्ष की संधि कर लेते हैं कि अब हम आपसे 20 वर्ष तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, आपसे कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे अगले 20 वर्षों तक। तो फिर क्या होता है, तो इनका सिर्फ अब दिमाग कहां पे था, सिर्फ दिमाग था इनका मैसूर के प्रति, क्योंकि मैसूर भी एक मजबूत शासक था, वहां पे हैदर अली था। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान आता है। तो फिर उसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर होता है, उसमें टीपू हैदर अली मर जाता है। फिर उसके बाद क्या नाम है कि टीपू सुल्तान ये अंतिम में 1799 में ये मैसूर पे कब्जा कर लेते हैं। अब मैसूर खत्म हो गया, अवध का अवध तो पहले ही 1764 में गायब हो गया। बंगाल पे तो इनका अधिकार पहले से है। मुगल बादशाह अब लिबरल है, कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब बस बैठे हुए हैं, वो नाम मात्र के। इधर पे इतना कब्जा हो गया। अब कौन बचा है, तो मराठा बचे, जो कि उतनी शक्ति नहीं है, फिर भी बचे हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, ये मराठा को समाप्त करते हैं, मराठा को समाप्त करते हैं। अब उसके बाद कौन बचता है, सिख बचते हैं। तो सिख कौन थे, तो सिखों को फिर उसके बाद जब 1839 तक ये उनसे लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय सिख मजबूत थे, राजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में वो मजबूत थे, तो वो उनसे लड़ाई नहीं करते हैं। फिर जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो अब इनको क्या है कि एक मौका मिल जाता है, और वो उस मौके को देने के लिए सिख लोग भी वहां पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब उनके शासन में आपस में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण ये वहां पे हस्तक्षेप करते हैं, और एक तरह से 1849 में ये सिखों पे भी अधिकार कर लेते हैं, सिखों पे भी अधिकार कर लेते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा भारत पे अपने साम्राज्य को बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीजें रही। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था, विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था, रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ, रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ, इसका बताना है। रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें जो कोहिनूर हीरा है, ये कहां से मिला था, ये गोलकुंडा, कहां से, गोलकुंडा की खान से, ये गोलकुंडा से, एक मिनट रुकेगा, ये गोलकुंडा से, तेलंगाना के गोलकुंडा से मिला था, तेलंगाना से गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान से मिला था ये जो है। और ये विभिन्न राजाओं से होते हुए ये कहां पे पहुंचा था, मोहम्मद शाह के पास। कहां पे, मोहम्मद शाह के पास पहुंचा था। मोहम्मद शाह ये मुगल बादशाह थे, कौन थे, मुगल बादशाह थे। जब इस पे 1739 में नादिर शाह द्वारा आक्रमण किया जाता है, नादिर शाह, नादिर शाह द्वारा जब इस पे आक्रमण किया जाता है, नादिर शाह द्वारा जब इस पे आक्रमण किया जाता है, तो क्या होता है कि इसने जो हीरा था उस पे कब्जा यानी इनसे छीन लेता है, और फिर ये हीरा नादिर शाह के पास रहता है। और इसके बाद ये नादिर शाह की मृत्यु के बाद ये कहां चला जाता है, तो अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली के पास यह हीरा पहुंच जाता है। कब, अहमद शाह अब्दाली के पास यह हीरा पहुंच जाता है। इसके बाद इसका पुत्र एक था, कौन, इसका पुत्र कौन था, शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा के पास आता है। और शाह सुजा ने 1809 में इसको रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह रणजीत सिंह को इसको भेंट किया,
को भेंट दिया। उसके बाद क्या होता है, जब 1800 जब 1800 जब 1800 यहाँ पे 1849 में अंग्रेजों का इस पे अधिकार हो जाता है सिखों पे, तो जो डलहौजी था दिलीप सिंह के साथ जो संधि हुई थी, डलहौजी ने इस हीरो को महारानी को दे दिया। महारानी महारानी के पास दे दिया। और इसके बाद इसका 3 पार्ट में विभाजन होता है। 3 पार्ट में यानी 3 टुकड़ों में बढ़ता है। जो पहला टुकड़ा है वो ब्रिटिश म्यूजियम में है। कहां पे है? ब्रिटिश म्यूजियम में है। ब्रिटिश म्यूजियम में तीसरा पहला टुकड़ा है। और जो दूसरा और तीसरा टुकड़ा है वो महारानी के ताज में आज भी लगा हुआ है। जो ताज है उसमें लगा हुआ है। जो ताज है उसमें लगा है। जो ताज है उसमें अभी भी ये लगा हुआ है। ये था कोहिनूर हीरा के बारे में। ये था कोहिनूर हीरा के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शाहसुजा। क्या हो जाएगा? शाहसुजा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। इन सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब बताइए दूसरा 58 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वो कौन था? तो महाराजा रणजीत सिंह थे। कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि सभी धर्मों को मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए इसने मेरी दूसरी आंखें भी ले ली थी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरावाला में हुआ था। इनके दादा जो थे चरत सिंह थे, जो कि सुकर कचिया मिसल के थे। जो कि सुकर चकिया मिसल के थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई बार सफलतापूर्वक युद्ध किए। इनके पिता महासिंह थे। इनके पिता का नाम क्या था? महासिंह। और इनके दादा का नाम चरत सिंह था, जो सुकर चकिया मिसल के वीर नेता थे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 69 है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। इसमें से कौन सा क्षेत्र जो था वो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है दिल्ली, दूसरा है काबुल, तीसरा है मकरान, चौथा है श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या? श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम अब इसकी व्याख्या की बात करें तो रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। का राज्य 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। लाहौर जो थी इनकी राजनीतिक राजधानी थी। राजनीतिक राजधानी कौन थी? तो वो लाहौर थी। इसमें विभाजित, यानी कि 4 सूबों में विभाजित किया गया था इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह के साथ डलहौजी ने 1849 में वो हस्ताक्षर किया था। किस पे हस्ताक्षर? अंग्रेजी राज्य में विलय की। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसे हमने आपको बता दिया है कि सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 और मृत्यु 22 अक्टूबर 1893 में पेरिस में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था, यह पूछा है। गुलाब सिंह, दीनानाथ, हरि सिंह नलवा और सावनमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन? दीनानाथ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? दीनानाथ, जो कि रणजीत सिंह के वित्त मंत्री थे। रणजीत सिंह के वित्त मंत्री थे। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ था। फकीर अजीजुद्दीन इनका विदेश मंत्री था। रणजीत सिंह की विशेष आदर्श सेना को फौज ए खास, जो इसकी सेना थी उसे फौज ए खास कहते थे, जिसका गठन 1822 में जनरल वंतुरा तथा अलार्ड द्वारा किया गया था। इसके द्वारा 1822 में जनरल वंतुरा तथा अलार्ड द्वारा किया गया था। विशेष सेना, आदर्श सेना, जिसका नाम था फौज ए खास। क्या नाम था? फौज ए खास। इलाही बख्श इसके तोपखाने का कार्यवाहक था। इलाही बख्श जो था इसके तोपखाने का कार्यवाहक था। और जो अभी इसमें पूछा था कि इसका वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री दीनानाथ थे। फकीर अजीजुद्दीन इसका विदेश मंत्री था। फकीर अजीजुद्दीन इनके विदेश मंत्री थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे।
डोगरा रणजीत सिंह बेटे के शेर सिंह के समर्थक थे, कौन था? गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, ये सभी बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। इसका आंसर यानी कि इसमें से कौन पूछा है, कौन रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक? ये डोगरा आ गया है कहीं से गलत से। ये ये गलत से आ गया है, तो इसके समर्थक कौन कौन से थे वो पूछा है। तो इसके समर्थक, शेर सिंह के समर्थक कौन से? तो गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुच्चा सिंह, ये तीनों सभी थे। यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जून 1839 में उसका पुत्र जो है खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इस समय दो विरोधी दलों संधावालिया, सरदार चैत सिंह और अंतग्रह सिंह, लहना सिंह और डोगरा बंधुओं की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। खड़क सिंह के मृत्यु के बाद संधवालिया दल ने नैनिहाल सिंह तथा उसकी माता चांद कौर का समर्थन किया। डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह को समर्थन दिया था। डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह को समर्थन दिया था। क्या? शेर सिंह को समर्थन दिया था। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो अब हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। हम लोगों ने तीन लोगों को देखा। पहला अवध को देखा, दूसरा मैसूर को देखा, तीसरा सिख को देखा। अब चौथा बंगाल को देखेंगे। चौथा बंगाल को देखेंगे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, 63 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहां थी? बंगाल के नवाबों की राजधानी कहां थी पूछा है आपसे, बताना है आपको। 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर का क्वेश्चन है। उसकी राजधानी क्या थी ये बताना है आप लोगों को, तो बताइएगा। तो इसकी राजधानी क्या थी बताइए। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, ढाका। तो इसकी राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। क्या थी? 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहां थी? मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद थी 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। 1717 ईस्वी तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था। 1717 तक मुर्शीद कुली खां जो था बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था। उसने बंगाल के जमींदारों के विद्रोह को दबाकर आंतरिक प्रशासनिक स्थिति को सुदृढ़ किया एवं बंगाल की राजधानी को ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद स्थापित किया था। ढाका से बदलकर कहां पे स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद। 1760 के उपरांत मीर कासिम ने राजधानी को अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखने के लिए, षड्यंत्रहीन रखने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। कब? 1760 में। किसने? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने। पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। पहले ढाका, मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर आ जाता है। कब आता है? तो 1760 में। कौन था शासक? तो मीर कासिम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़े। तो निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। सही सुमेलित नहीं है। राय दुर्लभ राय। राय दुर्लभ कौन था? ये नवाब का कोषाध्यक्ष था। ये ऑप्शन सही है। ये नवाब का कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ कौन था? जगत सेठ कौन था? तो ये मुर्शिदाबाद का सेठ था। मुर्शिदाबाद का सेठ था। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान और रजा सिताब बंगाल का दीवान। इसमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ये दोनों तो सही है, ये दोनों तो सही है, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों गलत है। ये दोनों गलत है। ये उल्टा होना चाहिए था। मोहम्मद रजा खां को बंगाल का दीवान बनाया गया था और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया था। कब? कब? 1765 के इलाहाबाद संधि के बाद, जब इनको दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया गया था। उड़ीसा, बंगाल और बिहार में, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में जब इनको दीवानी अधिकार मिल गया था, तब उसने मोहम्मद रजा खां को बंगाल का दीवान और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? 3 और 4। ऑप्शन 3 और 4 इसका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़े। तो बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा। अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा क्यों? पहली बात, वो सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है।
मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, मुगल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे, मीर जाफर के अत्यधिक तर्क को स्वीकार कर चुके थे। देखिए ये क्या थे ना, इनको अभी भारत में ये राजनीतिक रूप से अभी स्टेबल नहीं हो पाए थे, तो अभी ये ना अपने हाथ में शक्ति नहीं लेना चाहते थे। अगर ये अभी यहाँ पे शक्ति अपने हाथ में लेते तो जो जनता थी तो विरोध कर देती, जनता विरोध कर देती, तो इसीलिए ना इन्होंने सिर्फ अपने कठपुतली को, ऐसे शासक को वहां पे बैठाया जो इनके अनुसार कार्य करे, जो इनके अनुसार कार्य करे। किसको बैठाया था? तो मीर जाफर को बैठाया था, मीर जाफर को बैठाया था। और दूसरी चीज, ये हराया किसको था? 1757 के प्लासी का युद्ध था वो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को ये हटाया था। और इनका मेन कारण था कि अभी सिर्फ ये व्यापार में ध्यान देना चाहते थे और अधिक से अधिक अपनी स्थिति को मजबूत कर ये आगे और भी बड़ा गेम खेलने वाले थे। उसके बाद ये 1764 का युद्ध होता है, उसमें भी ये लोग क्या नाम है ना, उसमें भी ये लोग क्या है कि राजा नहीं बनते, उसके बाद भी ये नवाब पद को बनाए रखते हैं, उसके बाद भी बनाते हैं, बट वो कठपुतली के रूप में फिर भी बना रहता है। ऑप्शन ए इसका है, सोचते थे कि ये व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई, यानी कि अभी ये पूर्ण रूप से ये समझ नहीं पाए थे चीजों को, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर, बाकी इसको आप एक बार देख लीजिए कि 23 जून को 1787 का प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल पर पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। बंगाल पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, परंतु तत्कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण सीधे उत्तरदायित्व तो नहीं स्वीकार करना चाहते थे। ये सीधा उत्तरदायित्व तो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्यों? इसमें कंपनी के साथ पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव होना, जिससे वे निजामत के कार्य को कर सके का पूर्णतः अभाव था, जिससे निजामत के कार्य को कर सके पूर्णतः अभाव था, इसलिए उत्तरदायित्व तो नहीं लेना चाहते थे। अतः उन्होंने मीर जाफर को अपनी कठपुतली बनाकर बंगाल की नवाबी प्रदान की और बंगाल का हर संभव तरीके से शोषण किया, जिसे इतिहासकारों ने बंगाल की लूट की संज्ञा प्रदान की, जिसे इतिहासकारों ने बंगाल की लूट की संज्ञा प्रदान की। अगर निजामत स्वयं लेकर शोषण करते तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते और बहुत संभव था कि उनको विद्रोह का सामना करना पड़ता, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इतिहासकार इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया, खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। किसने? पर्सिवल स्पीयर ने, पर्सिवल स्पीयर ने। तो ये था इसका आंसर, ऑप्शन ए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, 66 की तरफ बढ़ते हैं कि मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। ऑप्शन ए, सने सने नवाब के अधिकारों को समाप्त करना, एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाना, एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाना, बंगाल में हिंदू अधिकारियों को संरक्षण, अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण। इसमें क्या था? अंग्रेजों की नीति में क्या था? सनह सनह ये क्या चाहते थे ना, ये धीरे धीरे सनह सनह नवाब के अधिकारों को समाप्त करना चाहते थे। ये क्या है? नवाब के अधिकारों को धीरे धीरे ये समाप्त करना चाहते थे। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए इसका किसका? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये धीरे धीरे नवाब को समाप्त करते। वैसे भी प्लासी के युद्ध के बाद ये कठपुतली हो गया था, जब चाहते थे, जब उन्हें पैसे की जरूरत होती थी कि मीर जाफर मुझे पैसा दो, मीर जाफर, ये पैसा, बहुत पैसा ये लेते हैं अंग्रेजों को, बहुत लूटते हैं ये अंग्रेजों को। फिर अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, प्लासी के युद्ध उपरांत मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता के पास 24 परगना एवं नगद उपहार दिया। उसके ही शासनकाल में बंगाल के व्यापार का कंपनी का एकाधिकार स्थापित हुआ। कंपनी के कर्मचारियों ने वित्तीय कार्य अपने हाथ में लिए। इस तरह कंपनी ने नवाब के अधिकारियों को नियंत्रित कर उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर दिया। वित्तीय कार्य अपने पास रखते हैं, वित्तीय कार्य अपने पास रखते हैं, और प्रशासनिक कार्य कौन था? वो राजा के पास था। यानी कि लूट घसोट ये करते थे, कौन करता था? कंपनी के लोग। और न्याय कौन दे? वो राजा न्याय दे। अब कैसे राजा न्याय दे? राजा तो इन्हीं का था, राजा तो इन्हीं का कठपुतली था, तो कौन बोल सकता था? तो इस तरीके से ये धीरे धीरे करके भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब सारनाथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जॉब सारनाथ। अगर इसके एक्सप्लेनेशन के देखें तो अगस्त 1690 में, अगस्त 1690 में, अगस्त 1690 में सूता नदी में एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना जॉब सारनाथ ने की।
कब किया था? 1690 में। सन 1698 ईस्वी में सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर, सूतानती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त करने के बाद इनकी किलेबंदी की गई, इनकी किलेबंदी की गई। इसी का नाम फोर्ट विलियम इसी का नाम रखा गया था। फोर्ट विलियम इसी का नाम रखा गया था। सर सर चार्ल्स आयर जो थे, सर चार्ल्स आयर जो थे, इसके पहले प्रेसिडेंट हुए थे, पहले अध्यक्ष हुए थे, पहले गवर्नर हुए थे। सन 1700 में ये पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो बाद में कलकत्ता नगर कहलाया, जो बाद में कलकत्ता नगर कहलाया। यानी कि एक तरह से देखें तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो जॉब चारनाक ने किया था, जॉब चारनाक ने किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की था? निजामुल मुल्क की बात कर रहा है, निजामुल मुल्क किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? तो निजामुल मुल्क आसफ जहां की बात करता है, तो हैदराबाद, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? निजामुल मुल्क ने किया था, निजामुल मुल्क आसफ जहां। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में सूबेदार 1724 में सूबेदार चिनकलीस खां, सूबेदार चिनकलीस खां, जिसे निजामुल मुल्क ने, मतलब जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, ने इसकी स्थापना किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकलीस खां को आसफ जहां व फर्रुख सियर ने खान खाना, फर्रुख सियर ने खान खाना और मोहम्मद शाह ने आसफ जहां की उपाधि दिया था। वह निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की। क्या? निजामुल मुल्क फतेह बहादुर, निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान किया था, किसने किया था? तो फर्रुख सियर ने किया था, फर्रुख सियर ने किया था। और आसफ जहां की उपाधि चिनकलीस खां को दिया गया था, किसने दिया गया था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इनको दिया था। 1724 में इसने हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, 1724 में, 1724 में। अब धीरे धीरे मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ पे बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उत्पत्ति होती है, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया? भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया, आपको बताना है 69, 69 बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको पता होगा 1792 में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। क्या? अस्थाई, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कहां पे हुआ था? तो कोलकाता में लागू किया गया था, कोलकाता, ओके, कोलकाता में ये लागू किया गया था, यानी कि बंगाल, कोलकाता बंगाल की बात कर रहा है, बंगाल में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, 92-93 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, 93 की बात है, स्थायी बंदोबस्त में एक नए राजस्व पद्धति की शुरुआत हुई, एक नए राजस्व पद्धति की शुरुआत हुई। इसके समय में जिले के सभी अधिकार जो है ना वो कलेक्टर को दे दिए गए, जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिए गए। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में किया गया था, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर आधारित था। इसकी बात करें तो कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल बन के आता है, कब आता है? तो 1786 में आता है, 1786 से लेकर 1793 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, द्वितीय नहीं तृतीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में होता है, 1786 से 93 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के बीच में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि दिया था? किसने, किसने फतेह चंद्र को जगत सेठ की उपाधि प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था ये आपको बताना है। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह इसका आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बाकी ये चीज मैंने बता ही दिया।
मुगल बादशाह जो थे ना, मुगल शासक मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी, प्रदान किया था, तथा फर्रुख सियर ने सेठ की उपाधि प्रदान किया था। क्या सेठ की उपाधि किसने दिया था? तो फर्रुख सियर ने दिया था, फर्रुख सियर ने दिया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित सूचियों में से कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर सही है ये पूछा है, आप लोगों को बताना है। तो सही उत्तर चुनना है आपको। इलाहाबाद की संधि, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, अब बताइएगा इसको कौन सा आंसर इसका सही है। ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा सालबाई की संधि, चौथा मद्रास की संधि। अगर हम बात करें इलाहाबाद की संधि, तो आपको पता है इलाहाबाद की दो संधि होती है, दोनों 1765 में होता है। कब होता है? 1765 में होता है। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, यानी 1765 ऑप्शन का हो जाएगा, 1765 ये हो जाएगा, यानी कि ए का चौथा, ए का चौथा हो जाएगा 1765, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। फिर मंगलौर की संधि की बात की जा रही है। मंगलौर, आपको पता होगा जो आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1700, आपको पता होगा 1784, 1784 में एक 1784 में क्या नाम है कि मंगलौर की संधि होती है मैसूर टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, यानी 1784 हो जाएगा ऑप्शन बी का दूसरा, यानी कि ए का चौथा, ए का चौथा, बी का दूसरा, बी का दूसरा हो जाएगा। फिर सालबाई की संधि की बात करें, मान लीजिए सालबाई की संधि अभी हमने नहीं पढ़ाया है, तो आप मद्रास की संधि को याद करिए। मद्रास की संधि होती है, कब होती है? आपको पता होगा जो आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। और बचा एक सालबाई की संधि 1782 में, 1782 में कब हुआ था? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था तब की बात करता है, यानी कि आपका सी का पहला हो जाएगा, यानी 4-2-1-3, 4-2-1-3 इसका आंसर हो जाएगा, 4-2-1-3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4-2-1-3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगला जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 4 है, जिसमें हम मराठों के बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, उसमें मराठा को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो लोग हमारी क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ताकि उनके पास जो हम वीडियो अपलोड करें वो उनके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।